चंद्रकांत सुन रहे हैं हमको? हाँ सर बताइए। हेलो। सर कह रहे हैं कि सर जैसे जैसे प्रेजेंट करेंगे वैसे वैसे वो आगे बढ़ता जाएगा स्क्रीन। ठीक है ना? सर वैसे कहें नेक्स्ट कहेंगे। हाँ हाँ हाँ। तो समय हो गया तो शुरू किया जाए। हाँ, वो पूनम मैम, स्मृति मैडम आ गई है क्या शशिकेश? अभी तो मैम को मैं देख नहीं पा रहा हूँ। एक बार आप चंद्रकांत जी स्क्रीन को पे दिख हाँ रही है आ गई स्मृति आ भटनागर गई। शो हो रहा है विदाउट वीडियो ऑन। नहीं आ गई। हाँ तो आ गई है। और आ प्रिंसिपल गई है मैम तो भी आ शुरू गई है किया जाएगा। चंद्रकांत जी। मैम शुरू किया जाए, समय चंद्रकांत हो जी गया। प्रिंसिपल मैम भी ज्वाइंट हो गई है क्या? ऋषिकेश, हाँ मैम। अभी तो दिख नहीं रही है मैम। वेलकम मैम, प्रणाम। ऋषिकेश जी जी मैम, आप ही को बोल रहे हैं। सुनाई नहीं दे रही आवाज। हेलो, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको मैम? हाँ हाँ आ रही है शशिकेश। हाँ बोलिए मैम, आपकी आवाज आ रही है। स्मृति मैम। शुरू करा जाए शशिकेश। हाँ हाँ। स्मृति दी शुरू करें। बहुत सारे बच्चे नहीं किए हैं। पूनम जी शुरू किया जाए। स्टार्ट हाँ कीजिए। हाँ 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 स्टार्ट कीजिए। समय हो रहा है तो हाँ। वसंत कन्या महाविद्यालय के द्वारा आयोजित ई लेक्चर सीरीज का आज तीसरा दिन है और आज हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर संजीव कुमार जी, जो वसंता कॉलेज फॉर वुमेन में इतिहास विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हैं। और उनके व्याख्यान का आज का जो विषय है, जो आज के दृष्टि से बड़ा ही रिलेवेंट है। यद्यपि व्याख्यान का विषय है वर्ल्ड बिटवीन टू वर्ल्ड वॉर विथ स्पेशल रेफरेंस टू रशिया। तो रशिया में जो परिवर्तन हुआ दो विश्व युद्धों के बीच में, जो वहां राजनैतिक परिवर्तन उत्पन्न हुए, जिसका प्रभाव वहां की अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और न सिर्फ रशिया बल्कि उस प्रभाव ने पूरे विश्व को प्रभावित किया। तो आज भी हमें लग रहा है कि यह विषय उतना ही रिलेवेंट है जितना कि उस समय रहा होगा। तो सर का बहुत वेलकम है और सर के औपचारिक स्वागत के लिए मैं अनुरोध करूंगी डॉक्टर स्मृति भटनागर मैडम से कि कृपया वो एक फॉर्मल वेलकम करें सर का। स्मृति मैडम। स्मृति मैडम आप सुन पा रही हैं हमें? स्मृति दिख नहीं रही है पूनम। अच्छा आई अभी कांट सी ज्वाइन। स्मृति।
हमारी प्रिंसिपल हमारी प्रिंसिपल मैडम प्रोफेसर रचना श्रीवास्तव मैडम करते हैं इस ई लेक्चर सीरीज, जिनके प्रोत्साहन, जिनके समर्थन, सहयोग से ही ये कार्यक्रम संभव हो पा रहा है। और मैं उमा मैडम का भी बहुत ही अभिनंदन और स्वागत करती हूँ, क्योंकि बिना उनके सहयोग और नहीं दिख रही हैं। संजीव सर, आपका मोस्ट वेलकम हमारे महाविद्यालय के द्वारा आयोजित इस ई लेक्चर सीरीज में। और निश्चित तौर पे हम कुछ नई चीजों को जान पाएंगे, नए एस्पेक्ट से हम इस विषय को सुन पाएंगे, समझ पाएंगे, और हमारे स्टूडेंट्स इससे निश्चित तौर पे बहुत लाभान्वित होंगे। तो आपका बहुत वेलकम, और हम चाहते हैं कि इस महत्वपूर्ण विषय पर आप अपने व्याख्यान को अब प्रारंभ करें। ठीक है, नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। आज का विषय जो दिया गया है, दो विश्व युद्धों के बीच में की दुनिया, उसमें विशेष परिप्रेक्ष्य है रूस के। तो विद्यार्थियों से संबंधित ये कार्यक्रम है, और मैं ये मानता हूं कि ये 5 दिवसीय जो ई लेक्चर सीरीज है, जो इतिहास विभाग वसंत कन्या महाविद्यालय द्वारा आयोजित है, उससे विद्यार्थी काफी लाभान्वित हो रहे होंगे। और आज मैं आपको इस विषय पे कुछ बताना चाहूंगा। इससे पहले कि मैं लेक्चर शुरू करूं, पूनम, लग रहा है संजीव जी भी डिस्कनेक्ट हो गए। पूनम, शशिकेश, शशिकेश, ऋषिकेश, शशिकेश, अभी सर नहीं जुड़े हैं। मैडम शशिकेश सर और वो संजीव सर बात कर रहे हैं।
शशिकेश, थोड़ी सी कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम है सर, कनेक्ट होने है। ठीक ठीक ठीक, मैंने स्टार्ट कर दिया। नमस्कार। ओके ओके, थैंक यू सर। संजीव सर, आवाज नहीं आ रही है। आ रही है? हाँ, आ रही है ना? सर आप अपना वीडियो ऑफ कर दीजिए, तो ठीक रहेगा। चंद्रकांत जी, स्लाइड शो दीजिए। हाँ किया हुआ है सर, ऑन है। आप सर स्क्रीन पर क्लिक करके वीडियो को ऑफ कर दीजिए। आज का विश्व विश्व है साइंस मूल और एजुकेशन इज अ क्वेश्चन ऑफ चंद्रकांत जी, एनलाइटेनमेंट। तीसरा स्लाइड, इसका नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट। संजीव सर एक रिक्वेस्ट करूं, आप फिर से स्टार्ट कीजिए, शुरू में आवाज नहीं आई थी। ठीक 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 ठीक। सर एक बार नमस्कार, आप, हाँ ठीक। सभी जुड़े हैं। द्वारा तो मैं ये बताना चाहूंगा कि हम लोग साइंस और खासकर जो इतिहास पढ़ते हैं उस संदर्भ में जो शिक्षा का है उसमें में डाला है। तीसरा स्लाइड डालिएगा सर। For education is a question of enlightenment, and enlightenment is a question of the freedom to ask questions. And every status quo will oppose the freedom to ask questions. And a worldly education must therefore teach stupidity and dullness. And education as enlightenment must therefore question the world. And education as enlightenment must therefore both love and hate the world and oppose all status quo. तो इतिहास के विद्यार्थी के रूप में, सोशल साइंस के स्टूडेंट्स के रूप में, टीचर्स के रूप में हम सभी लोगों का कर्तव्य होता है कि वी शुड ऑल अपोज द स्टेटस को एंड गो टुवर्ड्स चेंज। एज स्टूडेंट्स ऑफ हिस्ट्री, नेक्स्ट स्लाइड। सोशल साइंस और हिस्ट्री के पर्टिकुलर में जब हम बात करते हैं तो वी नीड टू एक्सप्लोर सो मेनी इंसिडेंट्स एंड ऑल्सो टू क्रिटिकली इवेल्युएट देम। हम उसको समीक्षा करते हैं। कल की लेक्चर में गंगाधरन सर ने काफी कुछ उस पर कहा, व्हाट्स हैपनिंग, व्हाई, हाउ। बट इसके साथ साथ जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो पर्यावरणीय दृष्टिकोण है, इन तमाम चीजों को देखते हुए हम उसका अध्ययन करते हैं। हिस्ट्री इज नाउ अबाउट द कॉजेस, प्रोसेस एंड कंसिक्वेंसेस। ये तीन शब्दों का प्रयोग कल के लेक्चर में प्रोफेसर गंगाधरन ने किया। प्रथम विश्व युद्ध पे आने पर मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध, इसके आगे का स्लाइड्स बढ़ा दीजिए सर, जो वर्ल्ड वॉर 1 दिखला रहा है उस पर आइए। प्रथम क्या हम करेंगे,
हाँ, प्रथम विश्व युद्ध, हाँ प्रथम विश्व युद्ध के बारे में, क्योंकि उससे आगे की चर्चा करनी है, पर उससे पहले थोड़ी चर्चा प्रथम विश्व युद्ध की कर लेते हैं। इस पर जब युद्ध हो चुका था तो प्रोफेसर एसवी फे ने काफी इस पर काम किया और उनकी बड़ी एक, हमको लगता है करीब 900 पृष्ठ की पुस्तक आई, द ओरिजिन्स ऑफ द वर्ल्ड वॉर, और उनमें उसके 5 प्रमुख कारणों की चर्चा की थी, जिसको आप लोगों ने अध्ययन किया होगा। सिस्टम ऑफ सीक्रेट अलायंसेस, जो गुप्त संधियां थी, जिसका मास्टरमाइंड बिस्मार्क को माना जाता था। उसके अलावा मिलिटेंट और एग्रेसिव नेशनलिज्म, उस समय बड़ा उग्र राष्ट्रवाद काफी तेजी से बढ़ रहा था। तीसरा जो था वो आर्थिक साम्राज्यवाद, या उसको नव साम्राज्यवाद भी कहा गया, जिसमें साम्राज्यवाद था आर्थिक पहलू से, किस प्रकार आर्थिक रूप से एक देश दूसरे देश पर हावी था। चौथा मिलिट्रिज्म और आर्मामेंट रेस, सैन्यवाद। और इस संदर्भ में एक बात कहना चाहूंगा कि जब युद्ध समाप्त हो गया था तो अमेरिकी सीनेट ने एक समिति का गठन किया था, और उस समिति ने अपने रिपोर्ट में कहा कि पूरे देशों में एक होड़ सी लग गई थी अस्त्र खरीदने की, और जो व्यापारी वर्ग था इसका, वो उसको बेच रहा था सिर्फ प्रॉफिट के लिए, अपने देश में भी अपने दुश्मनों के देश में भी। उसको उस कमिटी ने कहा था दे वेर द मर्चेंट्स ऑफ डेथ, उनको मौत का सौदागर कहा। और सबसे बड़ी बात जो एसवी फे ने लाया वो था रोल ऑफ न्यूज़पेपर एंड प्रेस। एक देश की मीडिया दूसरे देश के शासक को उसको किस प्रकार से गलत ढंग से प्रोजेक्ट कर रही थी, उसके कारण भी ये युद्ध हुआ। एसवी फे इसको उसमें बताते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो प्रथम विश्व युद्ध बड़ा, ये पहला विश्व युद्ध था, इसके कई परिणाम आए। नेक्स्ट स्लाइड बढ़ाइए। ये एक भयानक युद्ध था, बड़े पैमाने पे इस पे विध्वंस हुआ, करीब 1 करोड़ लोग इसमें मरे, जिसमें हमारे हजारों की संख्या में भारतीय सैनिक भी थे। इकोनॉमी बहुत सारे देशों का बुरी तरह से प्रभावित हुआ। 4 राजवंश, 4 साम्राज्य, जिसमें जर्मन, ऑस्ट्रो हंगेरियन, ऑटोमन और रूस, ये सब समाप्त हो गए। रूस विशेष रूप से हम लोग देखेंगे। उसके अलावा कुछ नए राष्ट्रों का अभ्युदय हुआ, खास के प्रिंसिपल्स ऑफ नेशनलिज्म के तहत। उसमें हंगरी, पोलैंड, यूगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया, ये सब थे। फिनलैंड स्वतंत्र हो गया। 2 विचारधाराएं जो थी, डेमोक्रेसी एज वेल एज डिक्टेटरशिप, तेजी से बढ़ा। डेमोक्रेसी आप देखते हैं जर्मनी में, ऑस्ट्रिया में, हंगरी में, टर्की में। साथ साथ डिक्टेटरशिप भी बढ़ा, जैसे टोटलिटेरियन स्टेट के रूप में इटली, स्पेन, जर्मनी। जर्मनी में शुरू में डेमोक्रेसी था, अब बाद में चल के देखते हैं जब हिटलर आता है तो वो एक व्यक्ति तंत्र हो जाता है। रूस में रूसी क्रांति के बाद परिवर्तन आता है, वहां पर जो कहा गया वो कहा गया कि वी हैव अ डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट, यानी सर्वहारा वर्ग की तानाशाही। इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज, डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप बोथ रिसीव्ड एन इम्पेटस इन दिस। नेक्स्ट स्लाइड। लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई और उसका मुख्य उद्देश्य था युद्ध को रोकना और शांति कायम रखना। आर्थिक रूप से जब हम आते हैं तो देखते हैं कि क्लासिकल नेचर ऑफ कैपिटलिज्म अंडरवेंट अ चेंज ड्यू टू वर्ल्ड वॉर। द पॉलिसी ऑफ फ्री ट्रेड और laissez-faire received a setback. The state has to interfere in large scale in economic sphere. The whole economy was given the shape of war economy. To maintain the supply of consumer goods, the government has to interfere and regulate the production and distribution of consumer goods. A sort of planning evolved and new ministries were established to regulate the economy. अर्थव्यवस्था की बात जब युद्ध के मद्देनजर पूरी अर्थव्यवस्था को लोगों ने देखा और उसमें आम जनता की जो जरूरत की चीजें थी वो नहीं हो पा रही थी, तो सरकार को काफी हद तक इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा और एक योजना आया और कई नई मंत्रालयों का भी गठन हुआ। 1914 से 1918 में जो युद्ध चला और इसका जो अंत होता है, उसमें एक जो प्रमुख बात हम जो देखते हैं, दैट इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द हेजेमनी और सुप्रीमेसी ऑफ द यूरोपियन स्टेट्स इन द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाएं थी उसमें यूरोप का जो दबदबा चल रहा था, जो आप देखते हैं ज्योग्राफिकल डिस्कवरी से लेके तमाम जो कॉलोनियलिज्म, उपनिवेशवाद का दौर चला, वो प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक दौर शुरू होता है। उसमें फिर अमेरिका, जापान जैसे देशों का अभ्युदय हो रहा है। एंड दिस ऑल्सो द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर गेव इम्पेटस टू नेशनलिज्म इन मेनी ऑफ द कॉलोनीज। नेक्स्ट, इसका जो सोशल इंपैक्ट है
आगे स्लाइड बढ़ा दीजिए। सोशल इम्पैक्ट। मेरी आवाज सभी को आ रही है? हेलो, नेक्स्ट स्लाइड। जी सर, आ रही है, बोलिए। सोशल इम्पैक्ट जो इस युद्ध का रहा वो भी जानने योग्य है। पहली बार देखिएगा कि जो व्हाइट मैन बर्डन्स थ्योरी था, व्हाइट्स आर सुपीरियर, इसको एक बड़ा झटका लगा। ये स्पष्ट हो गया कि ब्लैक्स आर नो लेस देन व्हाइट्स, दिस गेन मोमेंटम। हम काले लोग जो भारतवर्ष में या अफ्रीका में, तमाम जगह एशिया में रहने वाले लोग किसी भी तरह से गोरे यूरोपियन से कम नहीं है। दूसरा, महिलाओं के दृष्टिकोण से देखिएगा तो उनकी जो रोल थी उसको घर के बाहर में इसको मान्यता दी गई। दे प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन हॉस्पिटल्स, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में महिलाएं काम कर रही थी। इस सबको एक तरह से मान्यता मिली और महिलाओं को धीरे धीरे वोट देने का अधिकार, राइट टू वोट, इंटर वॉर पीरियड में 1914 से 18 और 18 के बाद भी लगातार देखिएगा। हालांकि इससे पहले कई देश हैं, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, वहां पर उनको वोट का अधिकार मिला है, पर इसके बाद महिलाओं के अधिकार के रूप में कनाडा में 1917, ब्रिटेन और जर्मनी में 1918, ऑस्ट्रिया और नीदरलैंड्स में 1919 और यूएसए में 1920, ये लगातार देखिए होगा कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है। उसके अलावा देखिएगा मजदूरों के स्टेटस में परिवर्तन हुआ, खासकर रूसी क्रांति जब 1917 में हुई, इट ऑल्सो गेव अ वेरी इम्पेटस टू द लेबर मूवमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसके अलावा साइंटिफिक नॉलेज, वैज्ञानिक ज्ञान को काफी कुछ बढ़ावा दिया गया और तमाम जो ज्ञान हम लोगों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में हासिल किया, उसको हमने द्वितीय विश्व युद्ध में पूरा प्रयोग किया। जितना भी आपने हवाई जहाज तो पहले भी थे, जो हम लोगों ने अस्त्र शस्त्र और खासकर एटम बॉम्ब, इन तमाम जो साइंटिफिक हम लोगों ने गेन किया, उसका पूरा प्रयोग हमने आगे चलकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किया। नेक्स्ट स्लाइड। प्रथम विश्व युद्ध में जब हम बात करते हैं तो इसमें भी दो ग्रुप थे। सेकेंड विश्व युद्ध में भी गुटबाजी थी, उसमें 3 अलग थे, बाकी सब देश थे। ट्रिपल अलायंस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली। रूस के कंसर्न में थे ट्रिपल एंटार्ट ऑफ फ्रांस, रशिया और इंग्लैंड एक साथ थे। नेक्स्ट, रूस के परिप्रेक्ष्य में जब हम बात करते हैं कि 20वीं शताब्दी जब ये दोनों विश्व युद्ध हो रहे हैं, इस समय रूस की क्या स्थिति है। अगला स्लाइड, रशिया इन द 20th सेंचुरी। रशिया वॉज अ ट्रबल्ड स्टेट। अगर 20वीं शताब्दी की शुरुआत वर्षों में देखिएगा तो रूस में काफी जो स्थिति है बहुत अच्छी नहीं है। जार वहां के राजा को कहा जाता ठीक है। सर की आवाज नहीं आ पा रही है। हाँ,
वही उनके यहाँ लग रहा है नेटवर्क प्रॉब्लम। चंद्रकांत सुन पा रहे हैं? हाँ सर बताइए। सर की आवाज नहीं आ रही है, उनको फिर से रिकनेक्ट। सर हम बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, अभी फिर कनेक्ट हो गया, आवाज आ रही है? हाँ सर, हाँ अब सर, आवाज अभी आ आ रही रही है। है। ठीक ठीक ठीक। 1905 की क्रांति जो बताया, मैं अभी बता रहा था, तो ये फादर गैपन के नेतृत्व में एक मेमोरेंडम देने के लिए लोग गए, उस पर फायरिंग की गई, काफी लोग मारे गए। ये तारीख शायद 22 जनवरी 1905 था, जिसको ब्लडी संडे भी संडे का दिन था, एंड दैट गेव द सिग्नल फॉर द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ 1905। और यहीं से उसके अलावा स्ट्राइक ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स इन पेट्रोग्राड, इट पैरालाइज्ड द होल कंट्री। नेक्स्ट स्लाइड। इससे आगे बढ़े उसे जो फैक्टर्स 1905 की क्रांति के पीछे थे, उसमें इंपैक्ट ऑफ 5 साल मूवमेंट, ये जो साल मूवमेंट चल रहा था उसमें रशिया को दे हैड अ डेफिनेट रोल टू प्ले इन द एज अ हेड ऑफ द साल्ट सिविलाइजेशन। उसके अलावा पॉपुलिज्म, दैट वाज द कांसेप्ट ऑफ सोशलिज्म, अ पॉपुलर नोशन दैट फ्यूडलिज्म वुड बी रिप्लेस्ड बाय सोशलिस्ट रेवोल्यूशन। इसमें काफी इंटेलिजेंसिया वर्क काफी इसके पीछे काम कर रहा था। उसके अलावा रूस में काफी विचारधाराएं चल रही थी, उसमें निहिलिज्म और एक एनार्किज्म भी था। निहिलिज्म जिसको नाशवाद शून्यवाद कहते हैं, एनार्किज्म अराजकतावाद। उसके अलावा रोल ऑफ स्टूडेंट्स हु वर एक्सपेल्ड फ्रॉम द यूनिवर्सिटीज, दे प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एनी रेवोल्यूशन। यहाँ पे भी देखिएगा युवा वर्ग का सदा बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है विद्यार्थियों का, 1905 की क्रांति में रहा है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो इंग्लैंड से शुरू हुआ था, धीरे धीरे पूरे यूरोप में हो चुका था, रशिया में भी शुरू हो चुका था। एंड द पैथेटिक सिचुएशन ऑफ द इंडस्ट्रियल वर्कर, जो औद्योगिक मजदूर है, उसकी बड़ी स्थिति खराब थी। और लिबरल एस्पिरेशन ऑफ द पीपल, लोग काफी सुधार चाह रहे थे, परंतु ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा था। इसमें एक जो सूख गया वो उपयोगितावाद है। उपयोगितावाद भी काफी उस समय पॉपुलर था। उसके तहत बहुत सारे लोग जो बहुत सारी चीज चाह रहे थे, उसके लिए एकमात्र था कि जार की सत्ता समाप्त होगी, तभी उनको वो तमाम चीजें हासिल हो पाएंगी। एंड अंत में जो हम लोगों ने कहा, रूस जापान युद्ध, जिसकी अभी हम लोगों ने चर्चा की। नेक्स्ट, 1905 की क्रांति जो हुई वो एक तरह से राजा की सत्ता, जार की सत्ता समाप्त नहीं हुई। महत्वपूर्ण घटना घटी वो था डूमा का स्थापन हुआ। डूमा यानी संसद का। तो प्रथम डूमा 1906 है, दूसरा 1907, मतलब एक साल में ही राजा ने उसको समाप्त कर दिया। तीसरा और चौथा लगभग 5 साल चल रहे हैं। तो यहाँ पे लोग कंजर्वेटिव थे, कहीं ना कहीं राजा हावी था, डूमा इनइफेक्टिव था, इट बिकेम क्लियर। उसके अलावा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो रशिया लगातार हार रहा था, दैट unrest increased and ultimately what you find is the 1970 revolution. Next slide. 1917 की जो क्रांति हुई, विवेचना कर ले। 1917 में जो क्रांति हुई, उसके नेक्स्ट स्लाइड, पॉलिटिकल कॉजेस, राजनीतिक क्या आधार थे उसके। एब्सोल्यूट पावर ऑफ द जार, फेलियर ऑफ डूमा, जार वर अपोज्ड टू ऑल काइंड्स ऑफ लिबरल रिफॉर्म्स। वो कहता था एक जार, एक चर्च, एक रशिया। ठीक है, लोग काफी सुधार चाह रहे थे, नहीं हो रहा था। आर्मी की स्थिति बड़ी खराब थी, दे डिड नॉट हैव मॉडर्न मेथड्स ऑफ वॉरफेयर, टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजीज। रशिया फेल्ड इन ऑल वॉर। रूस के इतिहास में क्रीमिया के युद्ध में हारा, रूस जापान युद्ध में हारा, प्रथम विश्व युद्ध में हारा, सिवाय नेपोलियन के साथ युद्ध में। इससे रूस की जो राजनीतिक और सैन्य क्षमता थी वो बड़ी कमजोर थी, वो सामने दिख रही थी। रशिया वॉज द मोस्ट बैकवर्ड एंड कंजर्वेटिव स्टेट इन द 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी। उस समय देखिएगा बड़ा पिछड़ा था। नेक्स्ट स्लाइड। आर्थिक कारणों की हम जब चर्चा करेंगे तो उसमें देखिएगा कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, उद्योगों में थोड़ी बहुत विकास हो रही थी, हालांकि आधुनिकीकरण की जो गति थी बड़ी कमजोर थी। और उससे काफी जो औद्योगिक जो समाज का निर्माण होता है तो उसके कई उसके खामियां भी होती हैं। उसके अलावा उनकी जो हैंडीक्राफ्ट कॉटेज इंडस्ट्री थी वो खत्म हो चुकी थी। वर्कर्स की स्थिति काफी खराब, ये वर्कर्स की स्थिति खराब थी। उसी के बीच में देखिए 14 से 16 घंटे इन्हें काम करना पड़ता था, पर्याप्त इनको तनख्वाह, उन्हें वेजेस नहीं मिलती थी, रहने की जो स्थिति थी वो बड़ा दयनीय था, गंदगी थी। वर्कर्स वेर एट द मर्सी ऑफ द एम्प्लॉयर्स। जनसंख्या काफी संख्या में थी, निकालते थे, लोगों की ज्यादा थी तो लोग काम करने के लिए मिल जाते थे। एक जो महत्वपूर्ण घटना थी कि राइट टू फॉर्म यूनियंस, तो ये लोग यूनियन बना सकते थे। इसलिए देखिएगा 1870 के बाद लगातार लेबर अनरेस्ट, मजदूरों के बीच में जो है
आंदोलन देखने को मिलता है, वो भी 1917 के लिए महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड बढ़ा दीजिए। 1917 की क्रांति के जो आर्थिक कारणों की जब विवेचना करते हैं तो उसमें आप देखिएगा कि जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ रशिया था वो काफी सुपरफिशियल था। इकोनॉमी अभी भी जो थी दैट वाज प्रीडोमिनेंटली एग्रेरियन। स्लाइड आगे बढ़ा दीजिए। आवाज आ रही है? स्लाइड बढ़ा दीजिए। 1917 की क्रांति के जो आर्थिक कारणों में आगे देखिएगा कि औद्योगिक विकास जो रूस में हुआ वो काफी सुपरफिशियल था। इकोनॉमी जो थी अभी भी इट वाज प्रीडोमिनेंटली एग्रेरियन, माने कृषि आधारित ही माने अर्थव्यवस्था थी। जहां तक सर्फ जो थे वो दास वर्ग था, हालांकि उसको जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने मुक्त कर दिया था, पर वो मुक्त होने से उनकी समस्याएं का समाधान नहीं हुआ था। वो अभी भी उनकी स्थिति बड़ी दयनीय थी। दे हैड नाइदर कैपिटल नॉर मीन्स टू ऑर्गेनाइज देमसेल्फ। उनके पास पूंजी नहीं थी, कुछ नहीं, बस केवल स्वतंत्र कर दिए गए थे, पर उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी, उनका आगे कैसे चलेगा, ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा था। तो एक तरह से उस पूरे वर्ग में असंतोष फैला हुआ था। एंड सबसे ऊपर देखिएगा, द गवर्नमेंट फेल्ड टू प्रोवाइड एनी कंस्ट्रक्टिव एंटरप्राइज फॉर द पीजेंट्स एंड द, जो मजदूर वर्ग था उसके लिए सरकार की तरफ से कोई भी सकारात्मक पहलू तो 1917 की क्रांति के जो आर्थिक कारणों की विवेचना हमने किया, उसके बाद हम आए सामाजिक क्या परिस्थितियां थी। तो सोशल कंडीशन जो थी दैट वाज स्टिल ऑफ द मिडिवल सेटअप, जो मध्यकालीन समय था उस तरह से ही चल रहा था। द कोर्ट, द रूलिंग क्लास, जो राजा राज परिवार के लोग थे, नोबिलिटी, कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग और आम जनता और सर्फ थे। मिडिल क्लास जो था, मध्य वर्ग जो रूस में उस समय देखने को मिलता है, वो मुख्य रूप से बिजनेसमैन थे, यानी व्यापारी वर्ग। इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द मिडिल क्लास वाज गुड। जो मध्यवर्गीय व्यापारी वर्ग था उसकी स्थिति ठीक थी, बट दे वर डिनाइड ऑल पॉलिटिकल प्रिविलेजेस एंड फ्रीडम। परंतु वो जो उसको हक मिलना चाहिए था, जो उसकी राजनीतिक विशेषाधिकार होना चाहिए, उससे वो वंचित था। और सर्व्स की जैसी मैंने चर्चा की, दे वर प्रैक्टिकली स्लेव्स। जो शुरू की स्थिति थी, सर्व्स स्लेव थे, कुड बी सोल्ड बाय द लैंडलॉर्ड फॉर ए फिक्स नंबर ऑफ, कभी भी बेच दिए जा सकते थे जमीन के साथ। दे कांट मैरी विदाउट परमिशन। हालांकि जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने उनको मुक्त कर दिया, बट दैट डिड नॉट इंप्रूव देयर। 1917 की क्रांति के बौद्धिक कारण, कृपया स्लाइड्स को बढ़ा दीजिए। हेलो ऋषिकेश जी, सुन रहे हैं? स्लाइड्स को बढ़ा दीजिए। स्लाइड बढ़ रही है सर, आप बोलते रहिए। 1917 के बौद्धिक कारण, इंटेलेक्चुअल कॉजेज। 1917 की क्रांति के जो बौद्धिक कारण है उसमें इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्ट, पश्चिम का जो इन्फ्लुएंस था वो एक महत्वपूर्ण था। यूनिवर्सिटीज ऑफ रशिया वेयर द बीहाइव ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। जो रूस के अंदर में जो विश्वविद्यालय थे वहां पे बौद्धिक चेतना काफी थी। हालांकि दे वर ऑल ब्रॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट, राज्य उस पर पूरा नियंत्रण कर रहा था। जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने कुछ लिबर्टी दी थी। सर फिर से हाँ कट गए सर, हैं। डिस्कनेक्ट हो गए हैं। चंद्रकांत सर का जैसे जैसे बोल रहे हैं उनकी स्लाइड आप हाँ वैसे वैसे बढ़ाते जाइए। हाँ सर, और हम बढ़ा ही रहे और हैं। क्या लग रहा है, ज्यादा ही नेटवर्क का प्रॉब्लम है इधर तो हाँ, सब। इसीलिए उनके यहाँ दिख नहीं रहा होगा। हाँ, इधर तो सब ठीक चल रहा है, उधर का लग रहा है उनके यहाँ नेटवर्क ज्यादा दिक्कत है।
तो ज्यादा ही दिक्कत हो रही है नेटवर्क की ऋषिकेश? ऋषिकेश, शायद सर को फोन करने का। हेलो, आप सर सुन पा रहे हैं आप हम लोगों को? हेलो हेलो। संजीव सर, हेलो संजीव सर को मैम अभी फोन तो किया था। सर बोले हैं कि उनके यहाँ मतलब हमको लग रहा है नेटवर्क प्रॉब्लम है। सर से मैंने फिर से कहा है कि आप सर इंटेलेक्चुअल कॉजेज से फिर से स्टार्ट कीजिए। हेलो, मेरी आवाज सुनाई दे रही है मैम? नहीं, क्लियर नहीं आ रही है। नहीं, क्लियर है। संजीव सर से मैम एक बार आप फिर से बात कीजिए। मैंने उनसे बात किया था अभी कि सर आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। संजीव सर तो आ गया, जुड़ तो गए। सर, आ रही है? हाँ, हाँ अब आ सर, रही है। हाँ आ रही है सर, बोलिए। हेलो, हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है, आवाज आ बोलिए रही सर। है? जी 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 सर। रणनीति पॉलिटिकल पार्टी। हेलो। तो पॉलिटिकल पार्टीज का हाँ जो बोलिए। अभ्युदय हुआ रूस में, उसकी भी बड़ी अहम भूमिका रही। और पहले से ही हम लोगों ने जो चर्चा किया तो 1905 के समय निहिलिज्म, एनार्किज्म, इस तरह से कई पॉपुलिज्म, कई विचारधाराएं उभर रही थी। तो जो प्रमुख थे वो थे सोशल डेमोक्रेट्स एंड सोशल रेवोल्यूशनरीज। दोनों पार्टी में बस इतना ही फर्क है कि दोनों पार्टी सोशलिज्म से ही इंस्पायर्ड थे। पर सोशल डेमोक्रेट का ऐसा मानना था कि ओनली द वर्कर्स एंड नॉट द पीजेंट्स वर कॉम्पिटेंट टू स्टार्ट द रेवोल्यूशन। यानी सिर्फ जो सर्वहारा वर्ग है वही क्रांति ला सकता है, उसमें कृषकों का कोई रोल नहीं रहेगा। सोशल रेवोल्यूशन का मानना था कि नहीं, कृषक वर्ग किया का भी उतना ही महत्वपूर्ण योगदान रहेगा जितना कि सर्वहारा वर्ग यानी औद्योगिक मजदूरों का रहेगा। एक तरह से देखिएगा कि यह विचारधारा जो सोशल रेवोल्यूशनरीज का है, इसी विचारधारा को माओ भी मानता था। माओ का भी कहना था कि सिर्फ प्रोलेटेरिएट वर्ग से क्रांति नहीं आएगी, कृषक वर्ग को साथ में लेके चलना। दूसरा था कि सोशल रेवोल्यूशनरी स्टूड फॉर मोर वायलेंट मेथड्स देन द सोशल डेमोक्रेट्स। सोशल डेमोक्रेट्स की तुलना में अगर देखिएगा तो सोशल रेवोल्यूशनरी ज्यादा हिंसक तरीकों को विश्वास करते थे। सोशल डेमोक्रेट्स का मानना था कि राजतंत्र को समाप्त करने के बाद डेमोक्रेसी आएगा, पर मध्य में कैपिटलिज्म भी होगा और अंत में हम सोशलिज्म को हासिल कर लेंगे। पर सोशल रेवोल्यूशनरीज का मानना था कि मोनार्की जैसे ही समाप्त होगी, हम उसके बाद सीधे सोशलिज्म में आएंगे। नेक्स्ट स्लाइड। उसके अलावा देखिएगा कुछ अन्य कारण भी थे जो 1917 की क्रांति में काफी महत्वपूर्ण थे। उसमें था पॉलिसी ऑफ रसिफिकेशन, रूसीकरण की नीति। इससे जो अल्पसंख्यक वर्ग था, क्योंकि रूस काफी बड़ा था, इन सब का जो रूसीकरण करने की प्रक्रिया की गई, इससे वो काफी नाराज थे। दैट ऑफ द प्रिविलेज्ड क्लास। चर्च जो है कुछ भी चर्च एक तरह से स्टेट के ही पक्ष में। उसके अलावा जो व्यक्तिगत कारणों में चर्चा होती है वो है वीकनेसेस ऑफ जार न्यूक्लियस, उसकी पत्नी का प्रभाव, रेस्पुतीन के बारे में कहा जाता है कि जो जारीना थी वो पूरे उसके प्रभाव में थी और जार कुछ नहीं था। उसके अलावा ब्लंडर टू ज्वाइन वर्ल्ड वॉर विद इल इक्विप्ड, इल ट्रेन्ड एंड इल फेड आर्मी। ये तमाम कारणों के बीच में आप देखिएगा कि 1917 की क्रांति आपको देखने को मिलती है। नाउ
आवाज को दो में आप देख की चर्चा भी था, इमीडिएट कुछ फ्रेंड आपको मिल नजर आएगा कोर्स बढ़ा 2 चरणों। हेलो जी, फोन करके बोले हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर, हाँ नेक्स्ट स्लाइड सर, आगे बढ़ाइए। आ तो रही है। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ हाँ सर, आ रही है। चंद्रकांत। हाँ मैडम। हाँ वो सर, स्लाइड आगे बढ़ाने के लिए। सर की आवाज थोड़ी सी कट कट के आ रही है। हाँ हाँ हाँ। हम आगे बढ़ा रहे हैं, शायद सर के एंड तक पहुंच नहीं पा रहा है। सर की आवाज अभी कट गई है। सर वापस डिस्कनेक्ट हो गया क्या? हाँ, फिर से लग रहा है डिस्कनेक्ट हो गया। सर लग रहा है एक बार फिर से डिस्कनेक्ट हो गए। ठीक है। हाँ मैम एक बार सर को आप कॉल कीजिए। हाँ हाँ हाँ। आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है, बोलिए सर। जी सर, ठीक है। आवाज। तो कोर्सेज ऑफ रेवोल्यूशन को अगर हम देखते हैं तो इसको 2 फेज में देखा जाता है। जो पहला फरवरी ऑब्लिक मार्च रेवोल्यूशन, इसमें जार की सत्ता को समाप्त कर दी गई और एक बड़ा मॉडरेट प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ द कैडेट्स वाज एस्टैब्लिश्ड। इसमें मुख्य नेता जो था वो अलेक्जेंडर केरेंस्की था। इस फेज के बारे में कहा गया, इट वाज लीडरलेस, स्पॉन्टेनियस एंड एनोनिमस रेवोल्यूशन। इसमें अलेक्जेंडर केरेंस्की और 1-2 लोगों को छोड़कर कोई महत्वपूर्ण नेता नहीं थे। दूसरी जो चरण है उस अक्टूबर ऑब्लिक बोल्शेविक क्रांति कही जाती है। इट रिमूव द प्रोविंशियल गवर्नमेंट थ्रू अ कू इन अक्टूबर 1917। अक्टूबर क्रांति यहाँ पे बता देना चाहेंगे कि अक्टूबर क्रांति कहा जाता है, पर वास्तविक में जो कैलेंडर अभी चली उसमें नवंबर में हुआ था। फरवरी क्रांति कहते हैं फिर मार्च में, क्योंकि उस समय जो रूस में जो कैलेंडर चल रहा था, जूलियन कैलेंडर, उसके मुताबिक वहां पर अक्टूबर था, इसलिए अक्टूबर क्रांति करते हैं या बोल्शेविक क्रांति करते हैं। ये तो 2 फेज थे क्रांति के 1917 की। उस पर इतिहासकारों का क्या कहना है? तो उसमें कुछ लोगों का मानना है कि इट वाज अ सिंगल रेवोल्यूशन हैविंग 2 फेजेस इन 1917, कि ये एक ही क्रांति थे, उसके 2 चरण थे और इट वाज अ कंपोजिट वन एंड इंडिविजिबल मूवमेंट।
The only difference is that the political revolution took place in February March 1917 and social revolution took place in October 1917. मैंने कुछ लोगों का कहना है कि यह एक ही क्रांति थी, उसके दो चरण थे। पहला जो था फरवरी मार्च में वो राजनीतिक क्रांति थी, माने सत्ता बदल गया, राजतंत्र समाप्त हो गया। और दूसरा जो अक्टूबर में हुआ वो सामाजिक क्रांति थी और उसमें कम्युनिज्म का आना, बोल्शेविक लोगों के सत्ते में आना। दूसरा व्यू है कि नो, दे वर टू डिस्टिंक्ट रेवोल्यूशन इन 1970। उसमें वो कहता है कि द मार्च रेवोल्यूशन ट्रांसफर्ड द पावर इनटू द हैंड्स ऑफ द बुर्जुआ। मार्च की जो क्रांति हुई उसमें बुर्जुआ वर्ग के पास सत्ता आ गई। इट पुट एन एंड टू द ऑटोक्रेसी एंड फ्यूडलिज्म। उसने सामंतवाद को समाप्त किया और निरंकुशवाद को समाप्त किया। रशिया को एक संविधान मिल रहा है, बट द पावर वाज यूटिलाइज्ड टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ द बुर्जुआ। बुर्जुआ वर्ग के ही हित में काम कर रहा था, एज जैसा कि फ्रांसीसी क्रांति ऑफ 1789 में आप देखते हैं। और दूसरा जो अक्टूबर रेवोल्यूशन था, दैट टर्मिनेटेड द हेजुमनी और द रूल ऑफ द बुर्जुआ। बुर्जुआ वर्ग का जो शासन था उसको समाप्त किया। केरेंस्की की रिपब्लिक समाप्त हुई और इसका कहना है कि जो बुर्जुआ वर्ग का पकड़ थी रूसी सरकार को, समाप्त। And this was led by the proletariat, the workers and the peasants under the leadership of the Bolsheviks, led by Lenin. लेनिन के नेतृत्व में, बोल्शेविकों के नेतृत्व में, इसमें सर्वारा वर्ग, मजदूर वर्ग, कृषक वर्ग, सभी लोग। It was a total revolution and at a mass upheaval against the bourgeois dominance. मैंने बुर्जुआ जो डोमिनेंस था, वर्चस्व था, उसके अगेंस्ट में ये पूर्ण क्रांति थी। इसलिए कुछ लोग इसको कहते हैं कि ये दोनों अलग अलग क्रांतियां। नेक्स्ट स्लाइड, लेनिन। लेनिन जो है ये सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। He also belonged to the social democrats। जो सोशल डेमोक्रेट्स और सोशल रेवोल्यूशनरीज की हम लोगों ने चर्चा की थी, उसी में ये सोशल डेमोक्रेट था। आगे चल के जो पार्टी वो दो भाग में बट गई थी, वो इन लोग की जो एक समाचार पत्र निकलता था उसके एडिटोरियल बोर्ड के चुनाव को लेकर ये विभाजन हुआ था, जिसमें बोल्शेविक यानी मेजॉरिटी, दैट वाज लेड बाय लेनिन, और मेंशेविक्स जो थे वो माइनॉरिटी में थे। मेंशेविक्स आगे भी थे पर ये इनकी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका नहीं रह पाई थी। लेनिन ने अपने लोगों से कहा कि व्हाट ही इज प्रॉमिसिंग इज पीस, लैंड एंड ब्रेड। शांति, भूमि और रोटी। मोनार्की वाज नॉट ओनली अबॉलिश्ड बट ऑल मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली वर एग्जीक्यूटेड। जार परिवार, जार निकोलस, तमाम लोगों को देखिएगा कि उनको एक्सक्यूट। लेनिन ने स्पेल्ड आउट द मीनिंग ऑफ, साइन कर दिया, नो एनेक्सेशन, इंडेमनिटीज, युद्ध में सिक्योरिटीज, संधियां गुप्त हो रही है उसको समाप्त, एंड द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन टू ऑल पीपल। सभी लोगों को निर्णय लेने का अधिकार। नेक्स्ट लेनिन ने ये जो कहा उसके आगे देखिएगा कि प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था जब रूस में क्रांति हुई, और ये युद्ध रूस के लिए काफी हानिकारक था लेनिन के अनुसार। इसलिए लेनिन का मानना था कि हमें इससे अलग हटना है। तो इसमें देखिएगा कि इसने जर्मनी के साथ संधि किया। ये जर्मनी के साथ संधि हुआ। नेक्स्ट स्लाइड, विड्रॉल फ्रॉम वर्ल्ड वॉर। और ये जो जर्मनी के साथ संधि हुई मार्च 1918 में, इसमें रूस को काफी घाटा हुआ। काफी लोग काफी उसको अपना क्षेत्र छोड़ना पड़ा। रशिया लॉस्ट पोलैंड, इस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, यूक्रेन, जॉर्जिया, फिनलैंड। 1/3 इसकी कृषि की भूमि, 1/3 इसकी जनसंख्या, 2/3 इसके कोल माइंस और आधा इसके हेवी इंडस्ट्रीज उससे कट गए। लेनिन ने कहा नो प्राइस इज हाई फॉर द सेक ऑफ कम्युनिज्म। कम्युनिज्म के हक में अगर लड़ रहे हैं तो हमको इतना करना होगा, और जर्मनी में ये तमाम संधि के तहत उसके। नेक्स्ट स्लाइड। अब 1917 की जो क्रांति है इसका क्या महत्व है, जो रूस में देखा उसका विश्वव्यापी क्या प्रभाव हुआ, रूस में क्या हुआ। तो इसमें देखिएगा कि पहला है कि एंडेड द रूल ऑफ रोमनोव डायनेस्टी एंड वी सी दैट रशिया इज नाउ यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक की स्थापना हुई। नेक्स्ट स्लाइड। रशिया केम आउट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ वर्ल्ड वॉर 1। प्रथम विश्व युद्ध से रशिया अलग हो गया। कॉमिंटर्न की स्थापना लेनिन ने किया। कॉमिंटर्न वाज कम्युनिस्ट इंटरनेशनल। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल जो था वो पूरी की तरह एक अंतरराष्ट्रीय संस्था थी। और उसके बाद आप देखिएगा कि इट इज नॉट ओनली इंट्रोड्यूस्ड मार्क्सिज्म इन रशिया बट वर्ल्ड वाइड। रूसी क्रांति के बाद देखिएगा कि सिर्फ रूस में ही नहीं,
पूरे विश्व में आप देखिएगा कि कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। मार्क्सिज्म बिकेम एज पॉपुलर एज लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन की तरह आप देखिएगा कि मार्क्सवाद काफी तेजी से बढ़ा, कम्युनिज्म की विचारधाराएं काफी बढ़ी सभी देशों में। यहाँ देखिए 1920 दशक में भारत में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की स्थापना हुई और पूरे विश्व में लगातार देखिएगा। लिबरल गवर्नमेंट लेनिन माना था कि हम लोग सरवारा वर्ग की तानाशाही करते हैं, पर वास्तविक में अगर देखा जाएगा तो कम्युनिज्म के तहत जो सरवारा वर्ग की तानाशाही कही गई वो वास्तविक में कुछ लोगों की तानाशाही थी, बिकॉज द पावर वाज शेयर्ड बाय ओनली 3, लेनिन, स्टालिन और ट्रॉट्स्की, ये 3 थे। इसको कटाक्ष करते हुए जॉर्ज ऑरवेल ने एनिमल फार्म नाम की पुस्तक लिखी थी, उसमें इन्होंने एक मार्क्सिज्म पे कटाक्ष भी किया था। पर जो कहा जा रहा था वो डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट, क्योंकि मार्क्स ने कहा था कि सर्वहारा वर्ग की तानाशाही स्थापित होगी और उसी के तहत सोशलिज्म आएगा। तो जो रूसी क्रांति के बाद लेनिन का कहना था कि हम लोगों ने रूस में डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट को कायम किया। द आइडिया ऑफ द राइट टू फ्रीडम एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन, जो लेनिन ने कहा, स्वतंत्रता और स्व निर्माण की जो भी बात है, पॉलिसी ऑफ पीस एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस दैट स्टीयर्ड द हार्ट्स ऑफ मिलियंस ग्रोनिंग अंडर द कॉलोनियल रूल। जो पूरे विश्व में उपनिवेशवाद चल रहा था उसमें काफी लोगों ने इससे प्रेरणा लिया और खासकर जो उसने बात कहा था। 1917 की क्रांति से जब हम आगे बढ़ते हैं तो पोस्ट 1917 रशिया में क्या हो रहा था, तो उसमें देखिएगा कि काफी लोग उसके विरोधी भी थे। 1918 से लेकर 1920 के बीच में आप देखिएगा कि सिविल वॉर होता है। उसके अलावा इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स आता है। लेनिन कम्स अप विद न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। अभी समय काफी कम है, इन सबको डिटेल्स में हम लोग नहीं जा सकते हैं, और लेनिन अंततः जनवरी 1924 में ये गुजर जाते हैं। स्टालिन का दौर आता है 1924 से 1953, और स्टालिन ने इंट्रोड्यूस किया 5 ईयर प्लान। उसने नेप को खत्म किया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को उसने खत्म कर दिया, और कलेक्टिवाइजेशन ऑफ लैंड, भूमि का सामूहिकरण किया कृषि में सभी। उसमें काफी लोगों को मारा गया, लाखों की संख्या में लोग मारे गए। एंड बिगिनिंग ऑफ ए टोटलिटेरियन रिजिम, एक व्यक्ति का शासन रूस में देखने को मिलता है, विच वाज क्वाइट हार्श एंड रथलेस। अब देखिएगा उसमें काफी लोगों को दिक्कत हुआ। स्टालिन ने काफी लोगों को उसमें मारा। पर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। व्हाट वर द मेजर इवेंट्स पोस्ट 1917 इन द वर्ल्ड। विश्व में अगर हम देखते हैं तो ये पूरी जो प्रक्रिया चल रही थी तो वो कैसे चल रहा था, तो उसमें पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस होता है जिसमें वार्साई की संधि और अन्य कई संधियां हुई, काफी महत्वपूर्ण है, 1919। उसके अलावा वाशिंगटन कॉन्फ्रेंस एक होता है 1921, 1922। स्लाइड्स को देख लीजिएगा। आवाज आ रही है? जी सर। हाँ ठीक है, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि समय कम है, क्योंकि दूसरा कार्यक्रम भी होना है। आगे बढ़ते रहिए सर, स्क्रीन पे कभी कभी वो शो नहीं करता है, इसलिए आप सर। नहीं ठीक है, तो मेजर इवेंट्स में है तो पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस, इसको आप लोग जनरली आप उसमें पढ़ते हैं यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। उसके अलावा वाशिंगटन कॉन्फ्रेंस होता है 1921-22, अमेरिका के द्वारा बुलाया जाता है। इसके मुद्दा थे डिसआर्मामेंट, निशस्त्रीकरण और फार का मुद्दा था, पर इसमें यूएसएसआर को नहीं बुलाया गया। यहां से देखिएगा कि जो आइडियोलॉजिकल वॉर कम्युनिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म एक तरह से शुरू हो गया है। मैंने 1917 की क्रांति के बाद से कहीं ना कहीं जो पूरी विश्व है वो जो कैपिटलिज्म लेड कंट्रीज है वो कहीं ना कहीं कम्युनिज्म के आने से एक तरह से बहुत खुश नहीं है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो होता है वो जर्मन इन्वेजन ऑफ माने पोलैंड से शुरू होता है। उसमें रशिया के साथ जो हुआ है, जर्मन ने आक्रमण किया है वो 22 जून 1941, और एलाइड पावर वर्सेस एक्सिस पावर जो, इसमें एक्सिस पावर में जर्मनी, इटली, जापान थे, बाकी एलाइड पावर्स में अमेरिका, इंग्लैंड, रशिया सभी लोग थे। तो आफ्टर द वॉर देखिएगा यूएसएसआर टुक ईस्टर्न सेक्शंस ऑफ चेकोस्लोवाकिया, पार्ट्स ऑफ फिनलैंड and some areas of Latvia, Lithuania, Estonia, which they had occupied in 1939. 1939 में स्टालिन के समय में ही इन तमाम जगहों को इन लोगों ने अपने इसमें कर लिया था। इसमें 1917 के बाद जो तमाम 1945 पर अगर हम आते हैं, 1945 जो हमारा एंडिंग पीरियड है, इसका क्या महत्व है? तो 1945 जो एंड है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज ट्रूली अ वर्ल्ड वॉर। ये विश्व युद्ध था कि मैंने विश्व के लगभग
भूस्थल पर यह लड़ा गया, एशिया हो, अफ्रीका हो, यूरोप हो, अमेरिका हो, ठीक है। और यहां से डीकोलोनाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई। विश्वकरण का जो दौर है 1945 से शुरू हो गया। एंड सेंटर ऑफ पावर देखिएगा टोटली शिफ्ट फ्रॉम यूरोप, इंग्लैंड, फ्रांस से अब हटके अब यूएसए और यूएसएसआर, एंड कंसेप्ट ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वर्ल्ड इमर्जेस। प्रथम दुनिया, प्रथम विश्व, प्रथम दुनिया, दूसरी दुनिया, तीसरी दुनिया। हम लोगों को तीसरी दुनिया डेवलपिंग शांति की स्थापना एक महत्वपूर्ण घटना थी 1945 में। यूएनओ स्टिल सर्वाइव्स इन स्पाइट ऑफ द पुश एंड पुल फैक्टर्स। यूएनओ का भी सराहनीय कार्य है। ट्रायम्फ ऑफ डेमोक्रेसी ओवर ऑटोक्रेसी एंड टोटलिटेरियन स्टेट्स। देखिएगा कि आमतौर से डेमोक्रेसी सर्वाइव किया। डेमोक्रेसी 1945 के बाद काफी तेजी से सभी देशों में देखने में। डिफेंस अलायंसेस बने, जो कोल्ड वॉर की शुरुआत हुई। कोल्ड वॉर वाज एन आइडियोलॉजिकल वॉर एंड द वर्ल्ड वाज सीन इनटू अ बाइपोलर, द्विध्रुवीय दुनिया की देखते हैं। एक अमेरिका द्वारा जो नेतृत्व किया जा रहा है पूंजीवादी, और दूसरा यूएसएसआर के द्वारा जिसमें कि साम्यवादी देश था। इसमें ईस्टर्न यूरोप रूस के साथ है और पश्चिमी यूरोप एक तरह से रशिया के साथ है। और उसके बाद एक जो महत्वपूर्ण घटना घटी थी वो आर्थिक में अभी भी है, और अभी भी उसका डिफेंस अलायंस हुए थे, नाटो और वार्सा पैक्ट खत्म हो गया, यूएसएसआर समाप्त हो गया, हो गया, पर नाटो आज भी है। उसके अलावा ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन की स्थापना हुई जिसमें वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, और आज भी दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमी। तो इस तरह से देखिएगा कि 1945 का जो इंपॉर्टेंस है वो आप देख रहे हैं। तो ये लगभग जो आपका फेज है दोनों वर्ल्ड वॉर के बीच में, उसको हमने कवर कर दिया है और समय समाप्त होने की ओर है, इसलिए मैं इसको यहीं पे पूर्ण विराम देता है। थैंक यू ऑल फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। योर क्वेरी, सजेशन, कमेंट्स आर मोस्ट वेलकम। मेरा ईमेल आईडी और नंबर है, आपको कुछ जिज्ञासा हो कुछ बाद में पूछ भी सकते हैं क्योंकि शायद अगला कार्यक्रम भी है। तो धन्यवाद सभी लोगों को, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अनफॉर्चुनेटली हम लोग आज बहुत ही ज्यादा जो नेटवर्क कनेक्शन की समस्या थी उससे जूझते रहे थे, और आपने बहुत ही विस्तार पूर्वक जानकारी दी स्पेसिफिक रूप से बिटवीन द टू वर्ल्ड वार एंड व्हाट आर द इम्पोर्टेंट चेंज इन ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, स्पेसिफिक इन रशिया, इकोनॉमिक, सोशल एंड द पॉलिटिकल चेंजेस। और स्पेसिफिक रूप से अगर हम देखें तो जो आर्थिक परिणाम निकले और क्रांति के बाद जो बड़े पैमाने पे जिस तरीके से चेंज हुआ, और द्वितीय विश्व युद्ध में रशिया की जो भूमिका रही, और उसके बाद कैसे कोल्ड वार में वो उभर के सामने आता है, तो इस पे आपने बहुत ही विस्तार पूर्वक जानकारी प्रस्तुत की। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ अपने महाविद्यालय की ओर से, अपने विभाग की ओर से और अपनी प्राचार्या मैम की ओर से भी। मैं सर, प्रश्न है कुछ बच्चे पूछ रहे हैं, आप भी देख पा रहे होंगे जो चैट बॉक्स है उसमें, जैसा कि प्रांजल सिंह पूछ रही है, द रशियन रेवोल्यूशन एंड द वर्ल्ड वार वेयर intertwined, how both impact each other। क्या प्रश्न क्या है, दिख नहीं रहा है मुझे। चैट बॉक्स में सर लिखा है, आप देखिए एक बार। हाँ, क्या प्रांजल सिंह का है, द रशियन रेवोल्यूशन एंड द वर्ल्ड वार वेयर intertwined and how both impact each other। देखिए, रूसी क्रांति जो हुई तो वो तो वर्ल्ड वॉर के दौरान ही हुई, रूस तो उसमें भागीदारी कर ही रहा था। पर हालांकि जो हम लोगों ने चर्चा की, रूसी क्रांति होने का कारण ही एक रहा कि द आर्मी वाज वेल इल इक्विप्ड था, और जार निकोलस द्वितीय की एक गलत अवधारणा थी कि उसने वो युद्ध में शामिल हुआ, समझ रहे हैं। परंतु जो बौद्धिक चेतना और तमाम चीजें जो वहां थी और जो क्रांति हुई, वैश्विक क्रांति हुई, तो उनका मानना था कि युद्ध जो है ये साम्राज्यवादी प्रक्रिया है, समझ रहे हैं, इसलिए उससे अलग हटना है, कम्युनिज्म को बचाना है। इसलिए रूस उस युद्ध से जर्मनी के साथ संधि करके निकल जाता है। हालांकि उसको काफी क्षेत्रीय और तमाम चीजों की घाटा हुई है, पर उनका मानना था कि एनी सैक्रिफाइस इज ओके फॉर द सेक ऑफ कम्युनिज्म, और ऐसा उन्होंने किया। और कोई प्रश्न है, व्हाट वाज द रोल ऑफ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज इन वर्ल्ड वॉर एंड इम्पैक्ट।
तो तीसरी दुनिया का कंसेप्ट तो आपको द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आ रहा है, ये वंदना यादव ने पूछा है। और पहली दुनिया और दूसरी दुनिया था की बात सब आती है, कंसेप्ट बाद में आती है, क्योंकि हम लोग उस समय मैक्सिमम जो हम लोग तीसरी दुनिया के देश के लोग थे, हम लोग स्वतंत्र नहीं थे, वी वर कॉलोनीज, हम लोग उपनिवेश थे। हम लोग सेकेंड रंग में हम सोल्जर्स के रूप में काम कर रहे थे, सोल्जर्स, पर हम अपने कॉलोनाइजर के पक्ष से लड़ रहे थे, कोई हमारा उसमें कोई डायरेक्ट नहीं था, सीधी हमारी कोई भागीदारी नहीं थी तीसरी दुनिया की। और कोई सर कोई क्वेश्चन? सर एक क्वेश्चन हम ही पूछ ले रहे हैं बच्चों की तरफ से, स्पेसिफिक से जब अगर हम देखते हैं दो विश्व युद्धों के अंत के बाद से, तो रशिया का जो वर्ल्ड फोरम में जो रिप्रेजेंटेशन है वो किस तरीके से दिखाई देता है सर, इस रूप में आप? मैंने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद? यस सर, उसका क्या प्रभाव पड़ा स्पेसिफिक रूप से रशिया के ऊपर? आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन रशिया एंड व्हाट आर द बेसिक, अगर हम देखें पॉलिटिकल इकोनॉमिक इनफैक्ट, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अगर आप देखते हैं तो दुनिया द्विध्रुवीय दिख रही है, बाइपोलर वर्ल्ड, वन लेड बाय यूएसए एंड अदर बाय यूएसएसआर। और अंततः जब हम देखते हैं तो यूएसएसआर ब्रेक्स डाउन, डिसइंटीग्रेट्स 1991। पर 1945 से लेकर 90 के दौर में अगर देखा जाए, और यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद जो रशिया एज ए कंट्री है, तब भी देखिएगा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर हम अब मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात करते हैं, कुछ लोग यूनिपोलर भी कहते हैं, पर मेरा मानना है कि वर्तमान समय में हम मल्टीपोलर वर्ल्ड है। तो उसमें अमेरिका के साथ साथ रशिया, उसके साथ साथ इंडिया, जापान, चाइना एंड सो मेनी द इकोनॉमिक फोरम्स है, जैसे यूरोपियन यूनियन है, एशियान है, एवरीबडी, WTO है, दे ऑल आर प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल। पर जहां तक रशिया का प्रश्न है, तो यूएसएसआर ने 45 से लेकर 90 तक का जो दौर है कोल्ड वॉर का, उसमें उसकी अहम भूमिका रही है। और यूएसएसआर के टूटने के बाद भी अगर हम देखें तो रशिया एज ए नेशन इज स्टिल इंपॉर्टेंट, समझ रहे हैं? उसकी जो जियोपॉलिटिकल जो सिनेरियो है, तब जगह में देखिएगा अभी भी पुतिन का नाम आता ही है। और कुछ प्रश्न है तो बोलिए। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो मतलब इस तरीके से उतने महत्वपूर्ण है। उनका ये जानना है थर्ड वर्ल्ड वार और चाइना का जो इस समय जो चल रहा है उसको लेके, और हिस्ट्री में ये तो एक प्रेडिक्शन ऐसा कुछ कर नहीं सकते हम लोग इस सारी चीजों को लेके, लेकिन फिर भी बच्चे जानना। नहीं, जो पूछ रहे हैं तो ठीक है, इस बार हम थर्ड नहीं, हम फोर्थ की बात कर देते हैं। चौथे विश्व युद्ध के बाद पर आइंस्टाइन से पूछा गया था कि सर तीसरा विश्व युद्ध कैसे होगा, तो उन्होंने कहा तीसरा तो नहीं, मैं बस चौथा बता दे रहा हूं कि चौथा जो विश्व युद्ध होगा वो सिर्फ बिना अस्त्र शस्त्र के लड़ा जाएगा, क्योंकि अगर तीसरा होगा तो विध्वंस है। सारे जो आपने बनाया, जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में जो साइंटिफिक डेवलपमेंट हुआ, आपने जितना भी AK-47 और आपने एटम बम बनाया, उस तमाम को आपने प्रयोग कर डाला, जापान में सिर्फ किया। और अभी जितनी भी न्यूक्लियर पावर्स हैं, और अगर अभी तो कोरोना वायरस के कारण सारी दुनिया पीछे हटी हुई है, अभी जो एक तरह से हम लोग तीसरा विश्व युद्ध लड़ रहे हैं, पर दिस इज नॉट ए पॉलिटिकल वॉर, दिस इज वी आर राइट टू सर्वाइव। कैसे आप जीवित रहे, ये प्रश्न है। तो ये एक तरह से सामूहिक है, इसमें जो ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण की जो बात हो रही है, इसमें ये वैश्विक मुद्दा है, सभी लोग को मिलकर इसका समाधान करना है। तो तीसरा विश्व युद्ध होगा, और वो ऐसा कुछ अभी फिलहाल तो नहीं दिख रहा है, पर हिस्ट्री में प्रेडिक्शंस नहीं किए जा सकते हैं। पर चाइना को पर काफी दबाव है, पर चाइना भी अभी कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, अमेरिका उस पर दबाव बना रहा है, दबाव बनता रहा है। शीत युद्ध और विश्व युद्धों के दौर में चल सके, क्योंकि हर राष्ट्र की अपनी आर्थिक और राजनीतिक बहुत सारी समस्याएं हैं जिसको लेकर। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है जयश्रिका तिवारी का कि देयर वाज ऑफ रशियन रेवोल्यूशन इन इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। तो बिल्कुल आप सर इसके बारे में बताइए। मैं बोल रही है, नहीं आवाज नहीं सुन पाया मैं। There was an impact of Russian Revolution in Indian independence movement. पूरा जो लेफ्ट आइडियोलॉजी है, आंदोलन में, आप समझ रहे हैं बात को, जो पूरा 1920 का जो दशक है, उसमें आप देखिएगा कि जो सोशलिज्म है और तमाम चीजों, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना है, वो सब वहीं से प्रभावित है। और कहीं ना कहीं सोशलिज्म वगैरह से अगर आप देखिएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर में पंडित नेहरू हो या सुभाष चंद्र बोस हो, ये लोग कई लोग प्रभावित थे। और लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी विद इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस की भी बात की गई है, जो कि लोग
विस्तृत से पढ़ते होंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट में भी। उसके अलावा आगे चल के कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का भी गठन होता है, जिसमें आप देखते होंगे जयप्रकाश नारायण और कई लोग उसमें जुड़े हुए थे। तो कहने का मतलब ये जो विचारधाराएं थी उसका तो लगातार इम्पैक्ट आपको पूरे इंडियन नेशनल मूवमेंट में देखने को मिलता है, विद इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड अदर। जी, खास तौर से स्वतंत्रता के बाद सर जो जिस तरीके से भारत की आर्थिक नीति अपनाई गई, जिसमें सोशलिस्ट इकोनॉमी की संकल्पना हो या 5 ईयर प्लान हो, वो नेहरू का उस विचारधारा के प्रति जो इन्फ्लुएंस था उसी का वो प्रभाव है। जयश्री का ये आप उसमें बता सकती हैं अपने आंसर में, तो जरूर उसका प्रभाव पड़ा। और तो ज्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं है उतना, जो कि बाकी सब आपने बता ही दिया है। जी जी जी, चलिए समय भी समाप्त हो रहा है, शायद दूसरा भी कार्यक्रम है, तो बहुत और भी कोई प्रश्न है? और कुछ प्रश्न ऐसे पूछे जा रहे हैं जो सामान्यतः किताबों में मिल जाएंगे, जैसे कि क्या प्रथम विश्व युद्ध होना चाहिए था, इस तरह का प्रेडिक्टिव क्वेश्चन जो है वो इस तरह से कुछ लोग पूछ रहे हैं। जैसे गणेश मिश्रा युद्ध तो कभी भी नहीं होना चाहिए था, पर युद्ध तो होते ही रहे हैं। और अभी हमने इसे 1945 के बाद मैंने कहा यूएनओ की भी अच्छी भूमिका रही है कि कहीं ना कहीं वो विश्व में तनाव घटाने में, शांति कायम करने में सफल है। पर छोटे मोटे युद्ध तो होते ही रहते हैं। आप देखिएगा गल्फ वॉर है, ईरान इराक वॉर है, कुछ न कुछ हमारा ही कारगिल वॉर है। विश्व स्तर पे युद्ध नहीं हो पा रहे जहां पे पूरे विश्व युद्ध का रूप लिया हो, पर युद्ध तो हो ही रहे हैं, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है कि कहीं ना कहीं थोड़ा संघर्ष करता ही रहता है। वो मनोवैज्ञानिक पहलू है उसका। So thank you so much sir, such a informative lecture। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आवाज नहीं आ रही है? कह रहे हैं सर, बहुत बहुत धन्यवाद इतने ही विस्तार पूर्वक जो आपने व्याख्यान प्रस्तुत किया आज। और निश्चित रूप से मैसेज आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे बच्चे जो है उस थैंक्स दे रहे हैं आपको, खास तौर से जितने विस्तार पूर्वक आपने हर एक पक्ष को कवर किया है, चाहे वो इंटेलेक्चुअल कॉजेज रहे हो रशियन रेवोल्यूशन के, चाहे वो एग्रेरियन कॉजेज रहे हो, या मोनार्कियल प्रॉब्लम रहा हो, या वर्ल्ड प्रॉब्लम रहा हो, उन सब के ऊपर आपने विस्तार पूर्वक अपने व्याख्यान को प्रस्तुत किया। और मैं अपने महाविद्यालय की ओर से, अपनी प्रबंधिका महोदया की ओर से, प्राचार्य की ओर से और सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा, और इस ज्ञानवर्धक व्याख्यान के लिए सर। और आपकी तरफ से मैं उन सभी प्रतिभागियों और छात्राओं को भी धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने इतने पेशेंस के साथ सुना। खास तौर से जो आजकल की ऑनलाइन का भी एक सबसे बड़ा चैलेंज है कि जिस तरीके से नेटवर्क कनेक्शन कितना हम पहुंच पा रहे हैं लोगों तक, तो उन सब परिस्थितियों में आपका जो लेक्चर है वो काफी फ्रूटफुल रहा मेरे विद्यार्थियों के लिए। और मैं कई बार डिस्कनेक्ट हो गया था जी। और मेरे यहाँ के कई सारे जो फैकल्टी मेंबर्स, वो भी जैसे कि डॉक्टर स्वरवंदना मैम जुड़ी हुई थी, इसके अलावा डॉक्टर आरती मैम, इसके अलावा अगर हम देख पा रहे हैं तो डॉक्टर सपना भूषण मैम भी जुड़ी हुई थी। तो उन सबकी तरफ से मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ सर। थैंक यू सो मच वंस अगेन, सच अ इंफॉर्मेटिव लेक्चर। थैंक यू सर। थैंक यू संजीव सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ मैम, नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इनवाइट किया। हमने पूरी कोशिश की कि बच्चों का जो सिलेबस है उसको ध्यान में रखते हुए देख पाए। बहुत बहुत अच्छे से आपने निभाया और बच्चों को जरूर बहुत इजीली बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी जो कि उनको जानना चाहिए था, जिसके लिए उनके मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं रहती हैं। और जैसा कि वो थैंक्स आ रहे हैं, तो जिससे भी समझ में आ ही रहा है कि बच्चे काफी सेटिस्फाइड हुए हैं। तो बच्चों, आप इतना समझ पाए कि जब कहीं भी कोई भी युद्ध अगर घटित होता है तो युद्ध के पीछे यद्यपि बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन एक उसमें प्रमुख भूमिका आर्थिक कारण की होती है। तो प्रथम महायुद्ध के बाद की जो स्थिति थी, पुनः उसके बाद जो द्वितीय महायुद्ध उत्पन्न हुआ, जो लड़ा गया, तो उसकी पृष्ठभूमि में भी जो आर्थिक कारण थे वो काफी प्रबल थे। और इन्हीं ये जो अर्थव्यवस्था होती है, जो किसी भी राष्ट्र की राजनैतिक सामाजिक व्यवस्थाओं को भी निश्चित तौर से प्रभावित करती है। और चूंकि
इस दो विश्व युद्ध के बीच में जो रशिया की अर्थव्यवस्था थी, जिसका प्रतिफल था वहां पे जो क्रांति घटित हुई, जिसको हम बोल्शेविक क्रांति के रूप में जानते हैं। और बोल्शेविक क्रांति, जैसा सर ने बताया कि एक्चुअली बोल्शेविक क्रांति तो क्रांति का दूसरा पार्ट था। जो फर्स्ट पार्ट था, उस पार्ट में तो क्रांति जो घटित हुई थी, जो कि जार के अगेंस्ट हुई थी, और रशिया से जारशाही का अंत हुआ था, क्योंकि जारशाही वही पुरातन परंपरा की विचारधारा पे चलने वाली जो सोच थी। और चूंकि दुनिया अब नए आयाम की ओर बढ़ रही थी, इसलिए जो रूस की जनता थी उसने अपने उस राजनैतिक जो विचारधारा जो कि वहां पे क्रमशः चली आ रही थी, जिसका उसने विरोध किया। और अर्थव्यवस्था जो थी, उसने साम्यवादी व्यवस्था को रूस ने स्थापित करने के लिए एक पृष्ठभूमि प्रदान की। और फलतः जो ओवरऑल 1917 में जो रूस में क्रांति हुई, जिसके पश्चात दुनिया में पहली साम्यवादी व्यवस्था स्थापित हुई, एक नए तरह की राजनीतिक व्यवस्था अस्तित्व में आई, और उसके भी अपने प्रभाव थे। और आज हम देख रहे हैं कि आज के संदर्भ में वो जो साम्यवादी व्यवस्था है, वो क्रमशः धीरे धीरे जो लोकतांत्रिक व्यवस्था से ओतप्रोत देश हैं, उनको भी कहीं ना कहीं प्रभावित कर रही है, या वहां की जनता भी कहीं ना कहीं उस साम्यवादी व्यवस्था से प्रभावित हो रही है। क्योंकि एक बार पुनः आज की परिस्थिति में जो आर्थिक संकट उत्पन्न हुए हैं, वो पुनः हमें हमारी राजनीतिक व्यवस्था या जो भी परंपराएं हमारी परंपरागत व्यवस्था चली आ रही है, उस पर पुनर्विचार के लिए, मंथन करने के लिए हमें प्रेरित कर रहे हैं। और हम सब उस पर विचार कर रहे हैं कि वर्तमान परिस्थिति के अनुसार क्या कुछ अधिक उचित हो, और उसके लिए हम प्रयास करें। तो सर, एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी प्राचार्य मैडम भी जुड़ी, फिर नेटवर्क के प्रॉब्लम के कारण वो पुनः, और अन्य व्यस्तताओं के कारण भी संभवतः अभी नहीं दिखाई दे रही हैं। मैं एक बार पुनः प्राचार्य मैडम को भी और सर को भी, सबको पुनः धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और स्टूडेंट्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है कि कल का जो हमारा लेक्चर सीरीज है, उसके टाइम में फिर से थोड़ा सा चेंज हुआ है कुछ अन्य व्यस्तताओं के कारण। और कल हम लोग 12:30 बजे से मिलेंगे, 2 बजे के स्थान पे 12:30 बजे से कल के ई लेक्चर सीरीज में हम लोग एकत्रित होंगे। एक बार पुनः सभी को धन्यवाद। शशिकेश सर को भी बहुत धन्यवाद, चंद्रकांत जी को भी बहुत धन्यवाद। आज की नेटवर्क की कनेक्टिविटी के कारण जो है डिस्कनेक्ट जो बार बार हो रहा था, जिसके कारण शशिकेश जी और चंद्रकांत जी को काफी एफर्ट करना पड़ा अलग से, तो ये दोनों को भी विशेष धन्यवाद। इसी के साथ ही हमें लगता है कि हम लोग अपने इस कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करें। और बच्चों, कल हम लोग कल का टाइमिंग 12:30 बजे, कल 12:30 बजे हम लोग एकत्रित होंगे। और व्याख्यान का विषय है कंटेंट एंड कंट्रोल्स ऑफ फासिज्म। डॉक्टर नीरज कुमार सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, CMP कॉलेज इलाहाबाद। अंत में मेरे तरफ से सभी लोगों को नमस्कार एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। नमस्कार। कल भी जुड़ूंगा 12:30 बजे। नमस्कार। थैंक यू सर। जरूर जरूर सर। थैंक यू मैम। हम लोग कल 12:30 बजे।